हाय, गुड इवनिंग बच्चों। चलो भाई, लिविंग वर्ल्ड में मैंने आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस जो परफॉर्म करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। मैंने एक चीज़ बच गई थी, होम्योस्टेसिस और एडाप्टेशन। तो मैंने सोचा कि उसे भी बता देते हैं, क्योंकि आपका रिदम बना है तो आप एटलीस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कैरेक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस वो सारी चीज़ें आप जानते रहो। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत बड़ा गुण होम्योस्टेसिस और एडाप्टेशन भी है। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होम्योस्टेसिस की, फिर हम लोग बात करेंगे एडाप्टेशन की। ठीक है, तो देखिए होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, और होम्योस्टेसिस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन irrespective of any external change is called homeostasis. is called homeostasis. ठीक है, तो देखिए होम्योस्टेसिस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है समझिए, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक अपना एक सिस्टम होता है। ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है और वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक, तो उस ऑर्गेनिज्म को छोड़िए तो उसके बाहर जो बाकी जो कुछ भी बचा वो उसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो सोचिए कि उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जो एक सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर की जो परिस्थितियां इंटरनल कंडीशंस हैं उनको हमेशा वो कांस्टेंट बनाए रखना चाहता है। क्या बनाए रखना चाहता है? कांस्टेंट बनाए रखना चाहता है अपने इंटरनल कंडीशंस को। क्यों? क्योंकि वो अपने सिस्टम को तो मेंटेन कर सकता है ना, क्योंकि जो बाहर का एक्सटर्नल चेंज है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसको उस पर उसका वश नहीं है कह सकते ऑर्गेनिज्म को। क्योंकि एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है जो मैं बच्चों को हमेशा बताता हूं, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। ठीक है, तो हम बाहरी परिस्थितियों को बदलने से नहीं रोक सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम उन बाहरी परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से अपने आप को एडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो उस एडॉप्शन का ही एक तरीका है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं, चाहे बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर देखिए कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर बाहर 4 डिग्री टेम्परेचर भी है, बहुत ठंड पड़ रही है, फिर भी हमारा बॉडी टेम्परेचर का आप थर्मामीटर से चेक करोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारा जो शरीर है वो अपना टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा मेंटेन रखा है, कांस्टेंट रखा है। इसी कांस्टेंट मेंटेनेंस को, कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखने को ही हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट बनाए रखते हैं, बाहर की परिस्थितियां कुछ भी हों, कैसी भी हों। ठीक है, इसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। यानी होम्योस्टेसिस इज व्हाट? मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन। अंदर की परिस्थितियों को कांस्टेंट बनाए रखना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सटर्नल चेंज। बाहरी परिस्थितियों के बदलाव से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी बाहर की परिस्थितियां, लेकिन इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट बना है। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया? इसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। क्लियर है? अब देखो, इस होम्योस्टेसिस में दो मेन फिनोमिना होता है। होम्योस्टेसिस में दो मेन फिनोमिना है। एक होता है थर्मो रेगुलेशन, और दूसरा होता है ऑस्मो रेगुलेशन।
रेगुलेशन। देखिए मैंने बताया था ना अभी, ऑस्मो रेगुलेशन मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, जब भी एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं। तो देखिए अब ये जो होम्योस्टेसिस है, इस होम्योस्टेसिस में कोई भी ऑर्गेनिज्म, मेनली दो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एक थर्मो रेगुलेशन यानी अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करना क्या कहलाएगा, थर्मो रेगुलेशन, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल का फ्लूइडिटी, बॉडी फ्लूइड को कांस्टेंट मेंटेन करना क्या कहलाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन, यानी मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट इंटरनल temperature is called thermoregulation and maintenance of constant, बताओ भाई, osmolarity, constant osmolarity, constant osmolarity or fluidity, ऑस्मोलैरिटी और फ्लूइडिटी इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन, यानी कांस्टेंट फ्लूइडिटी और ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है, और कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या कहलाता है, थर्मोरेगुलेशन। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन रहता है हमेशा, तो हमारे शरीर के टेम्परेचर को 37 डिग्री मेंटेन करने की प्रक्रिया को, हमेशा बनाए रखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। अब 37 डिग्री टेम्परेचर बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करता है भाई, यानी कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करेगा बताइए, कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन को बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिज्म शॉर्ट टर्म चेंजेस करता है। क्या करता है, शॉर्ट टर्म चेंजेस, शॉर्ट टर्म चेंजेस करता है। जो टेम्पोररी चेंज है, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी चेंज है, मतलब कुछ बदलाव हुआ और फिर मान लीजिए परिस्थितियां नॉर्मल हो गई तो बदलाव खत्म हो गया, क्योंकि एनी हाउ हमें कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन मेंटेन करना है। अब वो मेंटेन करने के लिए कभी कभी विपरीत परिस्थितियां जब बाहर की हो जाती हैं तो उसके हिसाब से कुछ इंटरनल चेंज भी करना पड़ता है, लेकिन वो जो चेंज होता है वो क्या है, शॉर्ट टर्म टेम्पोररी चेंज है। क्या है, टेम्पोररी, शॉर्ट टर्म और टेम्पोररी चेंज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे कि जब ठंडियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो आप क्या होता है, देखिए जब बाहर का टेम्परेचर कम है तो हमें कपकपी आने लगती है, पूरा शरीर कांपने लगता है। क्यों कांपता है भाई, बताइए क्यों कांपता है। अब बाहर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो डिफ्यूजन जो कि एक यूनिवर्सल लॉ है उसको फॉलो करते हुए जो हीट है, जहां हीट ज़्यादा है वहां से जहां हीट कम है उधर की तरफ अपने आप डिफ्यूज करेगा कि नहीं, यानी हमारे बॉडी का हीट बाहर की तरफ डिफ्यूज करेगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम और हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा। तो हमारे बॉडी टेम्परेचर, अगर हमारा बॉडी हीट डिफ्यूज कर गया और पता चला कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 से घट गया, तो क्या होगा, हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, केमिकल रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से डिजाइंड है, हमारे एंजाइम्स कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि वो 37 डिग्री पे ही काम करेगा। 37 डिग्री से ऊपर पे खराब हो जाएगा, ठीक से नहीं काम करेगा, या 37 डिग्री से कम अगर होगा तो नहीं काम करेगा, मतलब हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सब डिस्टर्ब हो जाएगी और डेथ हो जाएगी। तो ऐसे केस में 37 डिग्री टेम्परेचर बनाए रखने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, कपकपी करने लगता है, ठीक। और जब सिवरिंग होती है खूब तेज तो क्या होता है, सिवरिंग होने से भाई क्या, कपकपी से क्या फायदा। तो जब सिवरिंग होती है तो हमारे शरीर के मसल्स में क्या होता है, वाइब्रेशन। तो मस्कुलर एक्टिविटी जब होती है, जब देखिए आप अभी आपको दौड़ा दिया जाए 1 किलोमीटर तो क्या होगा, पूरे शरीर में पसीना, गर्मी आ जाती है। तो वैसे ही जब सिवरिंग होती है तो मस्कुलर एक्टिविटी से हमारे शरीर में बॉडी हीट क्रिएट होता है और वही हीट डिफ्यूज करता है। जो थोड़ा बहुत हीट डिफ्यूज किया उस हीट को फिर प्रॉपर वो हीट मेंटेन कर लिया, यानी हमारा थोड़ा बहुत अगर हीट मान लीजिए डिफ्यूज भी हुआ बाहर तो वो हीट को हमारा जो सिवरिंग है, कपकपी से प्रोड्यूस हीट मेंटेन कर लिया, यानी ओवरऑल हमारा बॉडी टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहा। और जब नॉर्मल टेम्परेचर हो गया तो ऐसा थोड़ी ना कि जो कपकपी आना है ये टेम्पररी चेंज है, देखो शॉर्ट टर्म चेंज है, हमेशा नहीं रहता है। ये क्या है, टेम्पररी चेंज है, हमेशा नहीं रहता है। तो जब ठंडी खत्म हो गई, ब्लोअर चला लिया आपने तो कपकपी खत्म हो गई,
ठीक है। तो यानी शॉर्ट और टेम्पोररी चेंज करके ही ऑर्गेनिज्म होम्योस्टैसिस करता है। एक और एग्जांपल देखो, गर्मियों में स्वेटिंग, पसीना आना, ये भी एक होम्योस्टैसिस का एग्जांपल है। क्यों? गर्मियों में क्या होता है भाई, आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर 40 और 42 डिग्री टेम्परेचर। तो पता चला कि बाहर की हीट आपके शरीर में अगर डिफ्यूज होने लगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर 37 से ऊपर होगा, और 37 से ऊपर हुआ तो फिर आपकी मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगी और आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपका थोड़ा बहुत अगर जो बाहर का सराउंडिंग हीट आया तो उस हीट को डिफ्यूज करने के लिए हमारे शरीर से स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। और जब पसीना आता है तो पसीना क्या होता है, वेपराइज होगा कि नहीं। तो जब पसीना, आप देखिए कभी ध्यान दीजिएगा कि गर्मियों में जब पसीना आता है और उस पसीनों को अगर पोंछिए मत, तो पसीना जब सूखता है तो एक अलग तरह की ठंडक महसूस होती है। वो इसीलिए क्योंकि उस पसीने के वेपोराइजेशन में जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन खर्च होता है, वही हीट जो एक्स्ट्रा हीट था वो एक्स्ट्रा हीट यूज करके वो पसीना वेपोराइज हो गया। यानी फिर से आपका बॉडी टेम्परेचर कितना मेंटेन हो गया, 37। जो एक्स्ट्रा हीट बाहर से मान लीजिए आया बॉडी में, वो उस पसीनों को वेपोराइज करने में खर्च हो गया। ओवरऑल आपका बॉडी टेम्परेचर फिर से कितना हो गया, 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा बॉडी बाई शिवरिंग इन विंटर एंड बाई स्वेटिंग इन समर, they maintain organism या human beings maintain their constant body temperature irrespective of external condition। बाहर ठंडी पड़ रही या गर्मी, उससे फर्क नहीं पड़ता, बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 मेंटेन हो गया। अब अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो हमें ना तो शिवरिंग आती है और ना ही हमें स्वेटिंग आती है, तब हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन है, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां बहुत फ्लक्चुएटिंग नहीं है। जब हार्श होती हैं बाहर की परिस्थितियां, तब भी हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट ही मेंटेन हो रहता है, लेकिन उसको मेंटेन रखने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है, शॉर्ट टर्म चेंजेस, टेम्पोररी चेंजेस करता है। तो अगर थर्मो रेगुलेशन में कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने का एग्जाम्पल कोई पूछे कि हमारा बॉडी होम्योस्टैसिस में थर्मो रेगुलेशन में क्या करता है, तो हमारा बॉडी थर्मो रेगुलेशन में क्या करता है, कुछ शॉर्ट टर्म चेंजेस, जैसे ठंडियों में शिवरिंग और गर्मियों में क्या करता है, स्वेटिंग। क्लियर है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये आपका हो गया होम्योस्टैसिस। कोई डाउट? मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। तो एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये जानते रहिए कि होम्योस्टैसिस में भी चेंज होता है, ठीक है। लेकिन होम्योस्टैसिस में जो चेंज होता है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म और टेम्पोररी चेंज। और ये शॉर्ट टर्म या टेम्पोररी चेंज सिर्फ इसलिए होता है जिससे कि जो अंदर की परिस्थितियां, इंटरनल कंडीशन है, वो कांस्टेंट मेंटेन रहे। क्लियर है। इसी को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर है। तो चलिए, होम्योस्टैसिस आपने समझ लिया। तो होम्योस्टैसिस से मिलता जुलता एक और टर्म जो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि दोनों ही चीजें एक हैं लेकिन दोनों अलग हैं, दूसरा टर्म हम पढ़ते हैं एडाप्टेशन। क्या पढ़ते हैं, एडाप्टेशन। अब एडाप्टेशन क्या है, देखो एडाप्टेशन क्या है समझो। तो मैंने बताया था ना, ये मान लो ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक। और इस ऑर्गेनिज्म के बाहर जो कुछ भी है, ये सब एवरीथिंग आउटसाइड ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इन्वायरमेंट, इज नोन एज इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट का एक स्पेसिफिक नेचर फीचर मैंने आपको बताया है, वो क्या है भाई, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। कहते हैं ना, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, मतलब इन्वायरमेंट, जो बाहरी परिस्थितियां वो बदलती रहेंगी, एवर चेंजिंग, कभी कांस्टेंट कंडीशन रह ही नहीं सकता। आप देख लो, तो इन्वायरमेंट इज एवर चेंजिंग, इन्वायरमेंट इज एवर चेंजिंग। इन्वायरमेंट तो भाई बदलता रहेगा, एवर चेंजिंग, ये बदलता रहेगा। हम क्या कर सकते हैं, हम यानी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म सिर्फ क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हमारा बस इन बाहरी परिस्थितियों पे नहीं है, इस बाहरी परिस्थितियों पे हमारा वश नहीं है, और इन्हीं परिस्थितियों को जब हम वश में करने की कोशिश करते हैं तभी सारी दिक्कतें आती हैं। आप देख लीजिए, हम जब बाहरी परिस्थितियों को कंट्रोल करके एसी लगाते हैं और उस एसी में रहना शुरू करते हैं तो हम बहुत ही ससेप्टेबल हो जाते हैं, हमारा रेजिस्टेंस पावर खराब हो जाता है। आप देखिए
जो कंपैरिजन करें कि पहले के लोग जो नेचुरल कंडीशंस में रह के सर्वाइव कर जाते थे, उनका सर्वाइवल ज़्यादा बेहतर होता था, उनका आप कह सकते हैं एवरेज एज ज़्यादा होता था। उसका वजह यही है क्योंकि वो इस इन्वायरमेंट पे बहुत काम नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, इन्वायरमेंट इज एवर चेंजिंग। इसको हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं। हम जो कर सकते हैं वो ये है, वी कैन अडॉप्ट आवर सेल्फ विथ चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, और ये जिसने सामंजस्य बिठाना सीख लिया, उसके सर्वाइवल में कोई खतरा नहीं आएगा। यानी ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, ऑर्गेनिज्म दे कैन adopt themselves according to the changing environment। इस बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से ऑर्गेनिज्म सिर्फ अपने आप को एडॉप्ट कर सकते हैं, अपने आप को स्थापित करने के लिए कुछ सामंजस्य बिठाना होगा, और इसी सामंजस्य बिठाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन। यानी बाहरी परिस्थितियों से तालमेल बिठाने के लिए, अपने आप को स्थापित रखने के लिए ऑर्गेनिजम्स में जो चेंजेस होते हैं, उन्हीं चेंजेस को हम क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन। क्लियर है, एक बात समझ में आ गया। यानी बाहरी परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को स्थापित करने के लिए ऑर्गेनिजम्स कुछ चेंजेस करते हैं, जिसे हम एडॉप्टेशन कह रहे हैं। होम्योस्टैसिस में भी देखिए यही कर रहे थे, हम चेंजेस वहां भी कर रहे थे, लेकिन वहां चेंज कर रहे थे किस लिए, टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन। और यहां चेंज किस लिए कर रहे हैं, यहां फॉर सर्वाइवल, फॉर सर्वाइवल। ठीक है, अब उस फॉर सर्वाइवल में यहां जो चेंजेस होते हैं, यहां जो चेंजेस होते हैं, इस बात को समझना है, वो चेंजेस टेम्पोररी नहीं होते हैं। होम्योस्टैसिस में जो हमने देखा था, जो चेंजेस थे वो टेम्पोररी थे, लेकिन एडॉप्टेशन में जो चेंजेस होते हैं वो टेम्परेरी नहीं होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। यानी यहां भी चेंज होगा एडॉप्टेशन में, यानी ऑर्गेनिजम्स एडॉप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यही तो एडॉप्टेशन है। तो एडॉप्ट देमसेल्फ कैसे एडॉप्ट करेगा ऑर्गेनिज्म, कुछ परिवर्तन करके, कुछ अपने अंदर बदलाव करके, और वो बदलाव जो करेगा वो क्या होगा, परमानेंट होगा, टेम्पोररी नहीं होगा, लॉन्ग टर्म चेंज होगा। यानी एडॉप्टेशन क्या होता है, लॉन्ग टर्म और परमानेंट चेंजेस in organisms in accordance with changing external environment, with changing external environment। यानी बाहरी परिस्थितियों के बदलाव के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स में जो लॉन्ग टर्म परमानेंट चेंज होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन। यानी एक बार बदलाव हो गया तो फिर चेंज नहीं होगा। वहां देखिए सिवरिंग हो रही थी, कपकपी आ रही थी, तो फिर कपकपी खत्म हो जा रही थी। पसीना आ रहा था होम्योस्टैसिस में, लेकिन जब टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा था तो पसीना आना बंद हो जा रहा था होम्योस्टैसिस में, वहां क्योंकि शॉर्ट टर्म या टेम्पररी चेंज था। यहां देखिए परमानेंट चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए जीरोफिटिक प्लांट्स। जीरोफिटिक किसे कहते हैं भाई, इन जीरोफिटिक प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जहां पानी की कमी होती है। जहां पानी की कमी होती है ऐसे जगहों पे पाए जाने वाले प्लांट्स को हम जीरोफिटिक प्लांट्स कहते हैं। तो जीरोफिटिक प्लांट्स में जहां पानी कम है, क्या है, वहां वाटर स्ट्रेस कंडीशन है। क्या है वहां पे, वाटर स्ट्रेस कंडीशन है। ठीक है, पानी की कमी है। और आपको मैंने बताया हुआ है, आपने पढ़ा भी होगा कि पौधों में पानी का जो मैक्सिमम लॉस होता है, वो मैक्सिमम लॉस एक प्रोसेस है जिसकी वजह से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। और वो ट्रांसपीरेशन पौधे के
किस हिस्से से सबसे ज्यादा होता है? पत्तियों से। कहां से होता है? लीव्स से, यानी पत्तियों से पौधे सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन करते हैं। और ट्रांसपिरेशन क्या है? व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मेनली फ्रॉम लीव्स, यानी पौधों के हवा में जो हिस्से हैं उनसे, उनके विभिन्न हिस्सों से पानी का वेपर के रूप में निकलना पौधों के हिस्सों से क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन। यानी ट्रांसपिरेशन और वेपराइजेशन दोनों एक जैसा फिनोमिना है, लेकिन वेपराइजेशन ओपन वाटर सरफेसेस से पानी वाष्पित हो रहा है और ट्रांसपिरेशन प्लांट पार्ट्स से वेपर के फॉर्म में पानी निकल रहा है, तो हम उसे ट्रांसपिरेशन कह रहे हैं। और ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा पत्तियों से होता है, यानी पत्तियों से सबसे ज्यादा पौधा पानी का क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। और चूंकि पानी कम है तो पौधे को पानी का लॉस क्या करना चाहिए? ज्यादा या कम? कम करना चाहिए। और वैसे भी ट्रांसपिरेशन जब आपको पढ़ाएंगे हम बताएंगे, या 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा तो मैंने बताया होगा आपको कि ट्रांसपिरेशन में पौधा जितना पानी, टोटल पानी जितना एब्जॉर्ब करता है उसका 1 से 2% सिर्फ इस्तेमाल करता है, बाकी 98% पानी उड़ा देता है। मतलब सोचो कि 100 लीटर पानी पीता है और 1 या 2 लीटर खर्च करता है। 100 लीटर पानी में से 1 या 2 लीटर खर्च करता है, अपना इस्तेमाल करता है, और बाकी जो 98 लीटर वो उड़ा देता है। तो ये तो मूर्खता है भाई। 2 लीटर तुम्हारी जरूरत है तो 10 लीटर पी लो, 20 लीटर पी लो। 100 लीटर पीते हो और 2 लीटर यूज करते हो और 98 लीटर उड़ा देते हो। लेकिन ट्रांसपिरेशन पौधे की मजबूरी होती है, ये सब डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहां सिर्फ हम समझते हैं कि यानी इसका मतलब एक चीज हो गया कि ट्रांसपिरेशन से पौधा पानी बहुत ज्यादा बेवजह उड़ा रहा है। तो अगर बेवजह उड़ा रहा है तो अगर पानी की कमी है तो पौधा क्या करेगा? पौधा इस पानी की कमी, जो बाहर की परिस्थिति है, पानी की कमी जो है, उससे जूझने के लिए या उससे उन परिस्थितियों में भी अपने आप को स्थापित करने के लिए वो अपने अंदर एक एडाप्टेशन लाएगा कि वो क्या करेगा? ट्रांसपिरेशनल लॉस को रिड्यूस करेगा। और ट्रांसपिरेशनल लॉस सबसे ज्यादा कहां से होती हैं? पत्तियों से होती हैं। तो उनकी जो पत्तियां चौड़ी चौड़ी होती हैं वो पत्तियां निडल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी इन जीरोफिटिक प्लांट्स लीव्स modify into spines, पत्तियां जो है वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं टू रिड्यूस, क्या कम करने के लिए? ट्रांसपिरेशनल लॉस, टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशनल लॉस। यानी ट्रांसपिरेशनल लॉस को कम करने के लिए उनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए कैक्टस का पौधा, कैक्टस का पौधा एक जीरोफिटिक प्लांट है जिनकी पत्तियां कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए देखिए कैक्टस में ढेर सारे कांटे होते हैं, और कैक्टस का जो कांटा होता है, जो कांटा आपको दिख रहा है, एक्चुअली वो स्पाइंस या कांटे उसके लीफ का मॉडिफिकेशन है। और वो मॉडिफिकेशन क्यों होता है? टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशनल लॉस, पानी की कमी को पूरा करने के लिए, कि पौधा बहुत ज्यादा पानी का नुकसान ना कर पाए, क्योंकि पौधा पत्तियों से ढेर सारा पानी का नुकसान करता है ट्रांसपिरेशन फिनोमिना से। क्लियर है? तो ये एक परमानेंट चेंज हो गया, यानी जीरोफिटिक प्लांट में उनकी पत्तियां जो स्पाइंस में बदली, ये एक परमानेंट चेंज हो गया। ध्यान दीजिए, ये एक क्या हो गया? परमानेंट चेंज हो गया, ये टेम्पोररी चेंज नहीं है। यानी कैक्टस का पौधा जो एक जीरोफिटिक प्लांट है जिसकी लीव्स स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई, उस कैक्टस के पौधे को अगर आप गमले में लगा दो और रोज पानी दो, पानी की कोई कमी ना हो उसके पास, तो क्या ऐसा है कि पानी आप खूब दे रहे हो तब तो भाई पानी की कमी नहीं है, तो कायदे से उसके जो कांटे हैं वो वापस पत्तियों में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि गमले में आपने कैक्टस को लगाया और रोज पानी दे रहे हो, पानी खूब है उसके पास, तो उसकी पत्तियां जो हैं, जो कांटों में बदली थी, वापस कांटे पत्तियों में बदल जाए। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो चेंज है वो लॉन्ग टर्म चेंज है, एक दिन का परिवर्तन नहीं है कि एक दिन पानी की कमी हुई और पौधे की पत्ती कांटों में बदल गई। ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ये क्या है? इवोल्यूशनरी। पौधा अपने आप को स्थापित करने के लिए इवॉल्व किया, और उस इवोल्यूशन का पार्ट है एडॉप्टेशन। यानी एडॉप्टेशन आप कह सकते हैं, एडॉप्टेशन इज रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। और एक बार जब इवॉल्व हो गया, एक बार जब चेंज हो गया, परमानेंट चेंज हो गया, एक बार पत्तियां उसकी कांटों में बदल गई, तो फिर वो वापस तुरंत चेंज नहीं होगा। यानी ये परमानेंट चेंज हो गया, इनहेरिटेबल चेंज हो गया, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, यानी कैक्टस का फिर पौधा जो नया बनेगा उस पुराने कैक्टस के पौधे से, उसमें भी पत्तियां कांटों में ही कन्वर्ट होंगी। क्लियर है? यानी एडॉप्टेशन जो है वो क्या है?
इट एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। यानी अडॉप्टेशन को हम क्या कह सकते हैं? इट एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। इट एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन प्रोसेस के लिए जहां ऑर्गेनिजम्स अपने आप को इवॉल्व करते हैं स्थापित करने के लिए, उस इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल है एडाप्टेशन। क्लियर है? बात समझ में आ गया? यानी होम्योस्टेसिस में जहां शॉर्ट टर्म टेम्पोररी चेंज हो रहा था, उससे कोई नई स्पीसीज थोड़ी ना इवॉल्व कर रही थी भाई। वहां आपको कंपकपी एक बार आ गई तो एक नए तरह का जीव थोड़ी ना उत्पन्न हो गया। लेकिन एडॉप्टेशन में देखिए, जहां लॉन्ग टर्म परमानेंट चेंज हो रहा था, जहां पत्तियां कांटों में बदल गई, कैक्टस एक नया स्पीसीज इवॉल्व हो गया। ठीक है? यानी यहां जो परमानेंट चेंज है, ये परमानेंट चेंज इवोल्यूशन में मदद कर रहा है। क्लियर है? तो एडॉप्टेशन एक्ट एज ए रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। और एडेप्टेशन में क्या होता है? लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट चेंज होते हैं ऑर्गेनिज्म में इन अकॉर्डेंस विथ चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को बदलने से हम नहीं रोक सकते हैं, बिकॉज चेंज इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। What we can do? We can only adapt ourselves according to the changing external environment। और जो जितने बेहतर तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कर पाता है, वो उतने बेहतर तरीके से अपने आप को इन परिस्थितियों में स्थापित कर पाता है, जिसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यानी ऑर्गेनिजम्स का ये जो दो गुण है, होम्योस्टेसिस अपने आप को इंस्टेंटली स्थापित करने के लिए, यानी अचानक परिवर्तन हुआ और अचानक हुए परिवर्तन में तुरंत अपने आप को बचाए रखने के लिए वो क्या करता है? होम्योस्टेसिस। समझिए, अचानक ठंडी पड़ने लगी, अचानक हुए परिवर्तन से अपने आप को बचाने के लिए ऑर्गेनिज्म कुछ शॉर्ट टर्म चेंजेस कर लिया, ठीक। लेकिन लगातार बाहर की परिस्थितियां बड़ी विपरीत हैं, तब उस लगातार परिवर्तन में अपने आप को स्थापित करने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करता है? परमानेंट चेंज करेगा, लॉन्ग टर्म चेंज, थोड़े समय के लिए नहीं। मान लीजिए हमेशा ठंडी होने लगे तो आप हमेशा कंपकपी से नहीं ना काम चलेगा, तब आपको उसका कोई परमानेंट चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए पोलर बियर जो साइबेरियन एरिया में रहता है, तो वहाँ ठंडी लगातार हमेशा ज़्यादा पड़ती है, तो वो क्या करता है? वो लगातार ठंडी से बचने के लिए, फिर उसके पास कंपकपी कोई तरीका नहीं है, लगातार ठंडी से बचने के लिए वो क्या करता है? उसकी जो खाल होती है बहुत मोटी होती है, बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन होता है उसके स्किन के नीचे, और बहुत फर हेयर्स भी ढेर सारे होते हैं, तो वो परमानेंट चेंज करता है। क्यों? क्योंकि जो परिस्थितियां बाहर की हैं वो लगातार एडवर्स हैं, ठीक है। तो समझिए आप कि होम्योस्टेसिस शॉर्ट टर्म चेंज है, टेम्पोररी चेंज हो रहा है होम्योस्टेसिस में, जबकि एडाप्टेशन में लॉन्ग टर्म परमानेंट चेंज हो रहा है। और दोनों ही केस में जो चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अपने आप को बाहरी परिस्थितियों के हिसाब से स्थापित करने के लिए, अपने आप को बाहरी परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने के लिए, ठीक है। तो adaptation is long term or permanent changes in organism in accordance with the changing external environment। क्लियर है? और एग्जांपल, जीरोफिटिक प्लांट में वाटर स्ट्रेस कंडीशन में जो उसकी लीव्स होती हैं, दे मॉडिफाई इनटू स्पाइंस, कांटों में बदल जाती हैं। ऐसे ढेर सारे और भी एग्जांपल हैं। उनके लीव्स में जो स्टोमेटा होता है वो सनकेन स्टोमेटा होता है, थिक क्यूटिकल होता है। तो वो सारा चीज़ हम लोग डिटेल में अडॉप्टेशन जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी जो लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ना था, तो लाइफ प्रोसेसेस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होम्योस्टेसिस और अडॉप्टेशन, ये दो इंपॉर्टेंट गुण है, तो आपको जानना चाहिए। अक्सर पूछ भी लेता है और बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है कि होम्योस्टेसिस और अडॉप्टेशन क्या है। तो दोनों दो बातें हैं। होम्योस्टेसिस में भी देखिए चेंज हो रहा है, लेकिन वहाँ टेम्पोररी और शॉर्ट टर्म चेंज हो रहा है, और वो किस लिए हो रहा है? टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन। और यहाँ एडाप्टेशन में क्या हो रहा है? लॉन्ग टर्म परमानेंट चेंज हो रहा है इन अकॉर्डेंस विथ चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ नया इवॉल्व होके आ रहा है, एक नई चीज इवॉल्व हो रही है। यहाँ जो रोल है देखिए, इसका रोल इवोल्यूशन में है। किसमें है? इवोल्यूशन में। इसीलिए कहते हैं एडाप्टेशन इट एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन के लिए आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल का काम करता है। और इसी तरीके से जीरोफिटिक प्लांट में परिस्थितियां विपरीत रहने की वजह से प्लांट ने धीरे धीरे मॉडिफाई किया होगा, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कुछ सालों में, कई सौ साल लगे होंगे, एक दिन में नहीं हुआ होगा,
ये इवोल्यूशन कई सौ सालों में एक नई स्पीसीज कैक्टस की या किसी जीरोफिटिक प्लांट की बनी होगी, जहां उनकी पत्तियां किस में कन्वर्ट हो गई, स्पाइंस में। क्लियर है? तो ये आपका होम्योस्टेसिस और एडाप्टेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और दोनों में डिफरेंस क्या है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? थैंक यू।